यह महत्वपूर्ण नदी एक ऐसे जलाशय का निर्माण करती है जो कि पालन पोषण करती है लगभग 300 पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों का। और यह नदी यहाँ पहुँचती है अपने उद्गम स्थान से, जो कि मौजूद है महाराष्ट्र के एक बड़े शहर पुणे के पास सह्याद्री के पर्वतों पर। और यहीं विराजमान है महादेव भी, जो कि भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जहाँ एक तरफ हजारों श्रद्धालु पंक्ति में इंतजार कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह स्थान पूरी तरीके से चहल पहल से भरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पास ही एकांत में एक कुंड है जहाँ से उद्गम होता है इस नदी का। उद्गम स्थान से निकलने के पश्चात कई सहयोगी नदियाँ इसमें मिलती हैं इसके शुरुआती सफ़र में ही, जिसकी वजह से बनती यह नदी महाराष्ट्र से निकलने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी। यह है भीमा शंकर की नदी। यह है भीमा नदी का उद्गम और उसके साथ हमारा सफ़र। दोस्तों, आज के सफ़र की शुरुआत हम कर रहे हैं महाराष्ट्र के एक बड़े शहर पुणे से। महाराष्ट्र की पावन भूमि से कई बड़ी नदियों का उद्गम होता है, जिनमें गोदावरी और कृष्णा प्रमुख हैं, जिनके उद्गम को हमने पहले फिल्माया था, जिसे आप लोगों ने देखा और काफ़ी सराहा। और आज हम महाराष्ट्र की तीसरी सबसे लंबी नदी के उद्गम स्थान तक आपको लेकर चलने वाले हैं। भीमा नदी गोदावरी की तरह ही एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के पास से निकलती है, जिन्हें भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। भीमा शंकर वेस्टर्न घाट्स, जिसे यहाँ सह्याद्री रेंज भी कहते हैं, उसके एक पहाड़ पर स्थित है, जो कि पुणे शहर से लगभग 124 किलोमीटर दूर है। हालांकि इस 124 किलोमीटर का सफ़र करने में लगभग 3.5 से 4 घंटे का वक्त लगता है। आप जैसे ही पुणे से नासिक की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग को छोड़कर भीमा शंकर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ते हैं, तभी आपको एहसास होगा कि आप सह्याद्री पर्वतमाला की गोद में आ गए हैं। यह इलाका बरसात के मौसम में एकदम हरा भरा हो जाता है। वैसे वेस्टर्न घाट्स की खूबसूरती मॉनसून में ही निखर कर आती है। भीमा शंकर स्थान ज्योतिर्लिंग के अलावा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो कि पुणे के अंबेगांव और खेड़ तालुका में फैला हुआ है। इसका एरिया लगभग 131 स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ एक बहुत खास जीव पाया जाता है, और वह है इंडियन जायंट स्क्विरल, यानी भारतीय बड़ी गिलहरी। और यहाँ उसे संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप यहाँ आए तो 2 दिन का समय रख सकते हैं। एक दिन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए और दूसरा दिन वाइल्ड लाइफ रिजर्व के लिए। मुख्य मार्ग से हटने के बाद भीमा शंकर तक का सफ़र काफ़ी समय लेता है, क्योंकि यह एकल पहाड़ी मार्ग है। हम जैसे ही भीमा शंकर मंदिर से कुछ दूर पहले पहुंचे तो पता चला कि नए साल की छुट्टियों की वजह से, और क्योंकि 1 जनवरी 2026 से मंदिर कुछ महीनों के लिए रिनोवेशन के लिए बंद होगा, उसकी वजह से यहाँ दर्शनार्थियों की बहुत भीड़ है, और जिसकी वजह से आगे के सारे पार्किंग फुल हैं। तो हमें सबसे दूर 4 नंबर पार्किंग पर रोक दिया गया। दिक्कत यह है कि यहाँ से मंदिर लगभग 5 किलोमीटर दूर है, जहाँ हमें पैदल ही जाना होगा। वैसे हम जितना चलते हैं उसके लिए 5 किलोमीटर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर पहाड़ी रास्ता होना और समय की कमी की वजह से हमें फ़िक्र हुई। वैसे बाद में पता चला कि पार्किंग और मंदिर के बीच शेयरिंग टैक्सी चलती है, जो कि 30-40 रुपये लेकर मंदिर तक पहुँचा देते हैं। लगभग 2 किलोमीटर के बाद हमने भी एक शेयरिंग टैक्सी ली। मंदिर के पास पहुंचकर जो हमने भीड़ देखा, उसे देखकर हम अचंभित रह गए। मंदिर के पास से लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। खैर, भगवान के दर्शन के लिए यह भक्तों की परीक्षा ही है।
वैसे हमारा मकसद आज कुछ अलग है, और वह है भीमा नदी के उद्गम तक जाना, जो कि मंदिर के बगल में एक दूसरी तरफ है। हम भीड़ से हटकर वहां की ओर निकल पड़े। इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने कभी देखी नहीं। कम से कम सिर्फ खड़े लोगों का लगभग 4 किलोमीटर से ज़्यादा का लाइन है। मुख्य मंदिर की तरफ जाने वाले पहले द्वार से सिर्फ 50 से 60 मीटर की दूरी पर है भीमा नदी का उद्गम स्थान। यहाँ एक छोटा मंदिर है, और वह कुंड जो कि है भीमा नदी का उद्गम स्थान। यहाँ का रख रखाव करते हैं एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति, जो कि भीमा नदी के उद्गम ट्रस्ट को भी संभालते हैं। लोक कथा के अनुसार इस स्थान की क्या विशेषता है, वह उन्होंने हमें बताया। समुद्रात दोन मूर्ती आहेत ना, शेंदूर लावलेल्या. त्या भीम नावाचा राक्षस होता, कुंभकर्णाचा मुलगा भीम. त्या भीमाच्या दोन ज्या पत्न्या आहेत हा, त्यांची नाव संकिनी डांकिनी. भीमाचं शंकरचं युद्ध झालं, तो भीम मारला. या संकिनी डांकिनी शंकर काय म्हटले, आमचा पती मारला, आमचा आयुष्यात. शंकराने सांगितलं तुमच्या पतीनं पहिलं नंतर माझं, भीमा अधिक शंकर, म्हणून त्याचं नाव दिलं भीमाशंकर, भीमा नदी. नाही तर आपण म्हटलं असतं महादेव शंकरच म्हटलं असतं, पण भीमाशंकर नाव कसं का, तो भीम जे होता तो भीम राक्षस कुंभकर्ण मुलगा होता, त्याचं पहिलं नाव.
यह कुंड, जो कि सह्याद्री रेंज के भीमा शंकर की पहाड़ी पर है, इसकी ऊंचाई लगभग 945 मीटर है और यहीं से भीमा नदी अपना 800 से अधिक किलोमीटर का सफ़र शुरू करती है। स्पॉटलाइट ने भीमा नदी उद्गम क्षेत्र के रखरखाव के लिए एक छोटा कंट्रीब्यूशन किया, जिसके लिए हमें पंडित जी ने रसीद काट कर दिया। हमने कुछ देर बैठकर भीमा नदी और उसके बारे में कुछ बातें की। वैसे अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें आपको भीमा नदी के आगे का सफ़र भी दिखाना है। हम भीमा शंकर क्षेत्र से बाहर आ गए हैं और हम आगे के सफ़र में आपको भीमा नदी द्वारा बनाए एक बहुत ही खूबसूरत स्थान पर लेकर चलेंगे। पर उससे पहले आपको वह कुछ नदियाँ दिखाते हैं जो कि भीमा नदी को उसके स्थान से निकलने के बाद बड़ी बनाते हैं, जैसे कि घोड़ नदी, जो कि यहाँ पास से ही निकलती है और जिस पर बना हुआ डैम अभी आप सामने देख सकते हैं। भीमा नदी की कई ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि भीमा नदी के शुरुआती सफ़र में पुणे के पास ही उस पर मिलती हैं। कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि पुणे शहर के बीच से होकर गुजरती हैं, जैसे कि इंद्रायणी और मूलामुथा नदी। पुणे शहर के अब लगभग अंदर से गुजरने की वजह से भीमा नदी काफ़ी प्रदूषित हो जाती है और अगर इन ट्रिब्यूटरीज का सहारा ना मिले तो शायद भीमा नदी में प्रवाह ही न बचे। पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर शोलापुर की तरफ एक स्थान है इंदापुर, जहां बना है एक डैम भीमा नदी पर, जो कि उजनी डैम के नाम से जाना जाता है। इस डैम पे पानी रुकने की वजह से जो भीमा नदी का बैक वाटर है वह एक जलाशय का निर्माण करता है, जिसका नाम है भीगवन। और भीगवन में जो जलाशय का निर्माण होता है उस जलाशय में आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि यह बहुत खास है।
भीगवन जलाशय उजनी डैम का बैकवाटर है और इसका कैचमेंट एरिया लगभग 14,558 स्क्वायर किलोमीटर है। इस जलाशय का पानी लगभग 337 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब यह बहुत विशाल है और इसका अप्रॉक्स रिम लगभग 670 किलोमीटर है। यह भारत के सबसे बड़े बैकवाटर्स में से एक है और इसकी वजह से यह एक ऐसे इकोसिस्टम को जन्म देता है जिसकी वजह से यहाँ 230 से 300 तरह के भारतीय और प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। इसमें सबसे फेमस मेहमान है फ्लेमिंगोस, जो कि यहाँ दिसंबर से मार्च के बीच में आते हैं। वैसे अभी दिसंबर का आखिरी महीना चल रहा है 2025 का। उम्मीद है यहाँ 1-2 हफ्ते के बाद फ्लेमिंगोस नज़र आएंगे, पर उनके अलावा यहाँ पर ख़ास तौर पे चिड़ियों की काफ़ी संख्या मौजूद है जो हम आपको दिखाते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे पक्षी हैं जिन्हें देखकर मन आनंदित हो उठता है।
भीगवन में फ्लेमिंगोस और पेंटेड स्टॉक के अलावा डक, हिरॉन्स, इग्रेट्स, रैप्टर्स, वेडर्स आदि पक्षियों की बड़ी संख्या है। साथ ही 230 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड की प्रजातियां हैं, जैसे बार हेडेड गीस, डोमिसेल क्रेन इत्यादि। यह पक्षी दिसंबर से मार्च के बीच ठंड के मौसम में यहाँ रहते हैं और आमतौर पर समुद्री मार्गों से प्रवास करते हैं। भीगवन वेटलैंड न सिर्फ पक्षी बल्कि एक्वेटिक लाइफ का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है और फ्रेश वाटर फिश का एक महत्वपूर्ण सोर्स। यह सारे पक्षी उसी मछली की दावत लूटने बैठे हैं जो इन्हें मछली के जालों में फंसे हुए मिलेंगे। उजनी के बाद भीमा नदी पंढरपुर में प्रवेश करती है, जो कि एक बड़ा तीर्थ स्थल है। वहाँ इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ इसका आकार चंद्रमा के एक भाग की तरह नजर आता है। अपने 851 किलोमीटर का सफ़र पूरा करते हुए भीमा नदी कर्नाटका के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा नदी में मिल जाती है। यह कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। भीमा नदी सदर्न महाराष्ट्र की जीवन रेखा है और साथ ही जहां से भी यह जाती है जीवन प्रदान करते हुए जाती है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस जीवन रेखा को मिटने ना दिया जाए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।